गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। मैं गोविंद कुमार आज आप सभी को आपके सेकेंड चैप्टर विज्ञान के सेकेंड चैप्टर रेशों से वस्त्रों तक आगे टॉपिक्स को पढ़ाने चल रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने रेशम क्या होता है, रेशम कैसे प्राप्त होते हैं, रेशम कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी बातों को अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया, कि इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे शहतूत के पौधों पर पाले जाने वाले रेशम के कीटों से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि रेशम शहतूत के पौधों पर जो रेशम के कीट पाए जाते हैं, यदि उनको कुछ समय तक छोड़ा जाए, जब पाला जाता है उसके कुछ समय बाद ये रेशम के कीट रेशम के शहतूत के पत्तों को खाकर कोकून का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बच्चों? कोकून का निर्माण करते हैं, कोकून को बुनते हैं, जिनके द्वारा जो कोकून प्राप्त होता है उनसे ही यदि कुछ समय छोड़ दिया जाए, यदि इन कोकून को बनाया ना जाए, पहली बात तो समझा जाए कि कोकून के यदि कुछ नहीं बनाया जाता है तो ये कोकून क्या होते हैं, बड़े होकर प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो वयस्क में बड़े होकर प्यूपा में बदल जाते हैं और इन प्यूपा के माध्यम से ही रेशम के कीट अंडे देते हैं। वयस्क होकर ये अंडे देते हैं और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। तो आगे देखते हैं, जब रेशम के कीट कोकून को बुनते हैं तो इन कोकून को किसान या उसके मालिक जो भी हैं उनको क्या करते हैं, कोकून को इकट्ठा कर लेते हैं शहतूत के पौधे से और इनको धूप में रखकर या कोकून को उबालकर ये जो प्यूपा या वयस्क हैं इनको क्या किया जाता है बच्चों, मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि यदि हमें रेशम पूरी तरह से प्राप्त करना है, रेशम कीटों से पूरी तरह से रेशम प्राप्त करना है, तो सारे के सारे क्या करेंगे, जो भी हमें कोकून्स मिलेंगे उनको हम इकट्ठा कर लेंगे, फिर उनको क्या करेंगे, धूप या जल में उबालेंगे या गर्म पानी में खौलते हुए उबाल देंगे, जिनसे क्या हो जाता है कि ये जो प्यूपा है या रेशम कीट जो वयस्क अवस्था में परिवर्तित हो गया है या बन गया है, वो क्या हो जाते हैं, सारे के सारे मर जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से उनके ख़त्म होने के बाद हमें रेशम प्राप्त हो जाता है। जो कोकून से रेशे प्राप्त हो जाते हैं, इनको क्या करते हैं, इस प्रकार से कोकून से रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रीलिंग प्रोसेसर कहलाता है। एक बार फिर से दोबारा देखते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, कोकून को लिया, कोकून को क्या किया हमने, धूप या गर्म जल या गर्म पानी में उबाला गया। उसके बाद जो हमें रेशा प्राप्त होता है, उन रेशों के 6 धागों के सिरे को लेकर क्या करते हैं, एक रील या जैसे आप लोग धागा देखते हैं किसी न किसी चीज़ में लिपटा रहता है, स्पूल में लिपटा हुआ रहता है, उसमें 6 धागों का एक धागा 6 धागों के सिरों को लेकर एक रील में लपेट लिया जाता है। इससे जो हमारे पास रेशम या धागा प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, कच्चा रेशम होता है। कौन सा रेशम होता है? कच्चा रेशा होता है। इन रेशों को क्या किया जाता है बच्चों, इन रेशों को प्राप्त करने के बाद इनको विभिन्न तरह के हम सभी उपयोग में लाते हैं। ठीक है बच्चों, आज तो रेशम से प्राप्त करने की हमारी साधारण सी प्रक्रिया हुई, जिसमें क्या होगा, रेशम का कीट पाला जाएगा, कुछ समय बाद रेशम के कीट कोकून में परिवर्तित करेंगे रेशों के, उसके बाद इन रेशों या प्यूपा को उबाला जाएगा, जिनसे हमें रेशा प्राप्त होगा। इन रेशों जो प्राप्त होते हैं, इनके कम से कम 6 सिरों को लेकर एक लपेट कर या बुन कर एक रील में लपेट लिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, कच्चा धागा कहते हैं या कच्चा रेशम कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, रेशम की किस्में क्या होती है या कितने तरह की होती हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे रेशम की किस्में तो विभिन्न तरह के रेशम कीटों द्वारा विभिन्न तरह के रेशम प्राप्त किए जाते हैं। कुछ रेशम कीटों द्वारा सफ़ेद रेशम प्राप्त किए जाते हैं, कुछ रेशों द्वारा पीले रंग के रेशम प्राप्त किए जाते हैं। इन रेशों द्वारा जो हमें रेशम प्राप्त होते हैं, इनके द्वारा हम कई महंगे वस्त्रों में जैसे सैफीन या शिफॉन के कपड़ों में परिवर्तित करके और इनको विभिन्न सुंदर सुंदर रंगों में
रंग कर इनको बेचा जाता है महंगे दामों में। तो आगे देखते हैं बच्चों, रेशम के क्या गुण होते हैं। रेशम के गुण, रेशम जो धागा होता है या रेशा होता है उसके मुख्य गुण हैं, निम्नलिखित गुण कह सकते हैं। पहला है हमारे रेशम जो होता है, जो हमारा रेशम प्राप्त होता है, रेशम हमारा सभी प्राकृतिक रेशे जो भी प्राप्त होते हैं उनसे सबसे मजबूत होता है। क्या होता है बच्चों, जो प्राकृतिक रेशे हमें सभी प्राप्त होते हैं उनमें से रेशम कीट द्वारा जो प्राप्त रेशा होता है या रेशम होता है वो सबसे अधिक मजबूत होता है। उसके बाद दूसरा है रेशम का जो हम सभी वस्त्रों में प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर इनका सर्दियों में उपयोग करने पे क्या होता है, जो सर्दी वाले वस्त्र बनाए जाते हैं या गर्मियों में जो बनाया जाता है, इसका मुख्य उपयोग है कि रेशम सर्दियों में विपरीत तरह का कार्य करता है। मतलब सर्दियों में रेशम हमें गर्मी प्रदान करता है तथा गर्मियों में क्या करता है, हमें ठंड प्रदान करता है। तो वस्त्रों के रूप में रेशम का मुख्यतः उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है, वातानुकूलित हो जाता है। तीसरा है बच्चों, यह नमी को सोख लेता है। क्या सोख लेता है बच्चों, नमी को। रेशम का जो होता है, रेशम जो हमें प्राप्त होता है, रेशम के रेशे ये नमी या जल को सोख लेते हैं। इसके बाद है यह रेशम जो होता है, एक हो गया मजबूती, दूसरा हमारा हो गया वातानुकूलित होता है। गर्मी में यदि हम पहनते हैं रेशम से पहने हुए वस्त्र तो ये हमें ठंडे का अनुभव कराता है, और यदि हम सर्दियों में पहनते हैं तो ये गर्मी का अनुभव कराता है। तीसरा है रेशम का मुख्य गुण, ये नमी को भी सोख लेता है। ऑब्जर्वेशन इसकी जो कैपेसिटी है बहुत अच्छी होती है। इसके बाद चौथा है रेशम वजन में हल्का होता है तथा मुलायम व चमकदार होता है। क्या होता है बच्चों, रेशम वजन में बहुत हल्का, इसको पहनने पे हल्का लगता है, हल्का महसूस होता है, फील होता है। उसके बाद मुलायम तथा चमकदार होता है, इसलिए रेशम से बने जो वस्त्र होते हैं महंगे तथा टिकाऊ तथा आकर्षक होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों रेशम के उपयोग, कि रेशम का क्या उपयोग है। रेशम के उपयोग, तो अभी बच्चों जैसा हमने देखा कि रेशम का उपयोग महंगे तथा दिखावटी, मतलब जो दिखने में अच्छे या सुंदर आकर्षक वस्त्रों के बनाने में आदि में किया जाता है, तथा इसका अन्य भी निर्माण किया जाता है। विभिन्न तरह के हम सभी देखते हैं घरों में पर्दे, बहुत अच्छे अच्छे आलीशान या महंगे घरों में क्या होते हैं, विभिन्न तरह के सजावटी पर्दे, सोफे पर लगाने के लिए पर्दे तथा बेड पर बिछाने के लिए पर्दे आदि का निर्माण भी किया जाता है। तथा प्रकृति तथा अन्य मनुष्य द्वारा जो रेशे या संश्लेषित रेशे कह सकते हैं, प्रकृति तथा संश्लेषित रेशों को मिलाकर कुछ अन्य उपयोगी भी कार्य किए जाते हैं, जैसे सर्जरी आदि में, पैराशूट में तथा बुलेट प्रूफ जैकेट आदि के बनाने में, निर्माण में भी इनका उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं ऊन। ऊन के बारे में देखते हैं, ऊन क्या है या ऊन कहाँ से प्राप्त होता है। पहली बात तो समझेंगे ऊन क्या है। ऊन एक प्रकार का जंतु रेशा होता है। क्या होता है बच्चों, जंतु रेशा होता है। जंतु रेशा मतलब क्या है, जंतुओं से प्राप्त हुए रेशे। जंतुओं से प्राप्त हुए रेशे मतलब जंतु को मारकर बनाया तो नहीं जाता है, लेकिन कह सकते हैं कि उसके जो शरीर पर बाल या रोएं होते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए ऊन को जंतु रेशा भी कहा जाता है। यह मुलायम तथा घुंघरेला होता है तथा ऊन जो हमारे मुख्य रूप से प्राप्त करने के स्थान हैं, ऊन कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों, ऊन मुख्य रूप से भेड़ तथा ऊँट से ऊन हमें प्राप्त होता है तथा इसके अलावा कुछ बकरियों से भी हमें ऊन प्राप्त होता है। जैसे भेड़ों में कहाँ से, जो घरेलू भेड़ें होते हैं, भेड़ें कहाँ पाली जाती हैं, शीतोष्ण या जहाँ पर सर्दियाँ होती हैं, जहाँ पर ठंडी ऋतुएं ज़्यादा होती, वहाँ पर भेड़ बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और वहाँ से हमें ज़्यादातर या अधिक मात्रा में ऊन की प्राप्ति होती है। तथा कुछ ऊँट है जिनके बड़े बड़े या घुंघरेले बाल होते हैं, उनसे भी ऊन प्राप्त किए जाते हैं। कुछ बकरियाँ जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं, उनसे भी हमें ऊन की प्राप्ति होती है। तो हमारे बच्चों ऊन प्राप्ति के
तीन ऐसे जंतु हैं, एक तो भेड़, ऊँट, बकरी। ठीक है बच्चों, भेड़, बकरी, ऊँट, इन चीज़ों से हमें प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, जैसे है कुछ खरगोश भी हैं। आप जानते हैं खरगोश के बाल बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। खरगोश के बाल से भी ऊन बनाए जाते हैं या ऊन वाले वस्त्र बनाए जाते हैं। जैसे क्या है, भेड़ में मेरिन भेड़ है, भेड़ में मेरिना भेड़ है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊन पाए जाते हैं। साल भर में हम उनसे बहुत ज़्यादा, एक मेरिन के बाल जो होते हैं बहुत बड़े घुंघरेले किस्म होते हैं, इससे एक साल में 13.5 किलो तक ऊन की प्राप्ति होती है। तथा ऊँट के जो बाल होते हैं वो ज़्यादा उच्च क्वालिटी के या उत्तम क्षमता के नहीं होते, क्योंकि ऊँट के बाल ज़्यादा बड़े नहीं होते, घुंघरेले और छोटे ही होते हैं। तथा बकरियों के भी बाल जो हैं ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, जिनके भी बाल कड़े या टाइट हो सकते हैं। तथा खरगोश जो है, खरगोश के अंगोरा ऊन बनाया जाता है, किस्म है ऊन की किस्म, अंगोरा किस्म, जो कि बहुत ही मुलायम तथा गर्म रखे होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से बकरी, भेड़, ऊँट, खरगोश, ये 4 तरह के जंतु हैं जिनसे हमें ऊन की प्राप्ति होती है, हम उनसे ऊन प्राप्त करते हैं। और हाँ, ऊन की सबसे बढ़िया क्वालिटी किस जंतुओं से प्राप्त होती है, जैसे हमने रेशम में पढ़ा था कि रेशम के जो छोटे बच्चे या छोटे कीड़े होते हैं उनसे जो रेशे प्राप्त होते हैं उनसे बहुत ही मुलायम रेशे या चमकदार या उच्च क्वालिटी के प्राप्त होते हैं। उसी तरह ऊन में भी है, जो भेड़, बकरी या जो भी है जिनसे हमें ऊन प्राप्त होना है, यदि उनके बच्चों से ऊन प्राप्त करते हैं, उनके बच्चों के बालों से ऊन बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं, बहुत मुलायम, चमकदार, बहुत मुलायम तथा आकर्षक होते हैं या उच्च क्वालिटी के होते हैं ऊन। आगे देखते हैं बच्चों, भेड़ों का वर्ण संकरण। आगे है हमारा टॉपिक भेड़ों का वर्ण संकर। भेड़ों का वर्ण संकर। तो इसमें बच्चों क्या होता है, क्या है कि जो सभी भेड़ें तो अच्छी क्वालिटी का ऊन तो नहीं बनाती होंगी, तो इसमें क्या होता है कि जो ऐसे भेड़ें हैं, कुछ ऐसे भेड़ें हैं जिनके उच्च क्वालिटी से ऊन नहीं प्राप्त होता है, तो कुछ ऐसी भेड़ी रहती हैं जो कि उच्च क्वालिटी के उनसे ऊन प्राप्त हो जाती है। इनको संकरण किया जाता है या निषेचन किया जाता है, जिससे कि उनकी जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनसे हम सभी अच्छे ऊन की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार से भेड़ों का वर्ण संकरण या कह सकते हैं किसी दुर्बल जाति वाली भेड़ से एक अच्छी या उच्चतम क्वालिटी के ऊन की प्राप्ति हो सकती है हमें। तो बच्चों आज हमने सभी ने रेशों से वस्त्रों तक का कुछ टॉपिक के बारे में अध्ययन किया, भेड़ों का वर्ण संकर तक। तो अगले वीडियोज़ में हम सभी भेड़ों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं के बारे में अध्ययन करेंगे कि भेड़ों में या भेड़ पालने में क्या उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं या भेड़ों को क्या बीमारियां हो सकती हैं। उस समय कल नेक्स्ट वीडियो में हम सब ये बातें क्लियर करेंगे। थैंक यू।